वैसे तो काफी बातें डॉक्टर साहब ने कह दी हैं, मैं कहना चाह रहा था, लेकिन एक किसान की हैसियत से जो हमारे अनुभव, कॉटन से बेटी का खेल शुरू हुआ और उस टाइम पे हमने इसका विरोध किया कॉटन का, और पहले दिन सरकार ने उसको कहा था कि फसलें जब्त की जाएं और तीसरे दिन सरकार ने कहा कि उसको परमिशन दे दी गई है। गुजरात में जब भारत बीटी की कल्टीवेशन हुई इलीगल, तो उसको जब्त किया गया और तीसरे दिन उसको परमिशन दी गई। भगवान जाने, हिंदुस्तान में ही होता है ऐसा, दुनिया में होता नहीं, हुआ। और बहुत दावे किए गए, सारी बातें उस टाइम भी हमने डिबेट की, हमने जो हम एक्शन ले सकते थे, जिस तरह का सरकार को अप्रोच किया, लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया, और हमने कॉटन फील्ड को भी जलाया, मतलब जितना कुछ हम कर सकते थे वो सब किया हमने, लेकिन नहीं रोक पाए, क्योंकि किसान छोटी होल्डिंग होने की वजह से जब भी उसे ये कोई एक सपना दिखाई देता है कि उसका भाग्य बदल जाएगा, तो वो फिर गलत और सही को छोड़ के भाग्य बदलने पे लग जाता। वही बेटी कॉटन के साथ भी हुआ। जो हमारे ट्रेडिशनल बीज थे वो कोई 100, 2 साल, 10-20 साल के लिए नहीं थे, सैकड़ों साल हमारे बुजुर्गों ने, हजारों साल तक उनको यूज किया। कॉटन की सेकंड जनरेशन फिर बीटी कॉटन की फेल हो गई है, थर्ड जनरेशन की तैयारी। जो बीज 10 साल में अपनी रिलेवेंसी खो देता हो, प्रोडक्टिविटी खो देता हो, ज्यादा उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। उस टेक्नोलॉजी के बारे में जहर डाला, पेस्ट ने रेसिस्टेंस गेन किया, सेकंड जनरेशन लिया, यानी कि और जहर बढ़ा दी उसकी मात्रा जहर की, वो भी फेल हो गया। इस साल बहुत बुरी तरह से फेल हुआ कॉटन, बेटी कॉटन बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ है। और अब थर्ड जनरेशन की तैयारी चल रही है। थर्ड जनरेशन में कोई ऐसा नहीं है कुछ और होगा, और जहर बढ़ेगा। कितना जहर बढ़वाएंगे हम अपने लोगों की थाली में, सोचने का विषय। और आज दुनिया की बाजार में 3300 वैरायटी जो हमारी नेटिव वैरायटी थी, एक वैरायटी का भी किसी बाजार की दुकान से आप बीज खरीद के दिखा दो, और बीज उपलब्ध नहीं है। बीज बीटी पे निर्भर है, देश का किसान बीटी कपास पे निर्भर है। ये हमारी पहली जो कमर्शियली जो अलाउ किया गया उस फसल का असर ये है, पूरे देश में आज हमारी नेटिव वैरायटी गायब हो गई है और वो पूरी तरह से फेल हो गई है। थर्ड जनरेशन की तैयारी, और मैंने कहा, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करते हैं, उसमें जहर की मात्रा बढ़ाते हैं ताकि पेस्ट कम आए। वो फिर उसका रेसिस्टेंस गेन करके और वो फिर अटैक करता है। 2-3 साल में वो इतना ताकतवर हो जाता है कि उसका असर बंद हो जाता है उसमें। यह है बीटी टेक्नोलॉजी, और कुछ नहीं है इस बीटी टेक्नोलॉजी में। सरसों के साथ कोई नया नहीं चल रहा। मैं 97-98 में जाए, आप 2200 रुपए का भाव था सरसों का, ड्रॉपसी आ गई। एक ही साल आई ड्रॉपसी देश में, ना इतिहास में पहले आई ना उसके बाद आई। फाइंडिंग बनाई, निकाली गई कि किसान ने सरसों में कटेली का बीज मिला दिया। कंज्यूमर को तो ना कटेली का पता है ना सरसों का पता। जो रिपोर्ट आई उस पर विश्वास किया गया। नतीजा ये हुआ, 2200 से सरसों का भाव 700 आया। 97% प्रोडक्शन था हमारा उस टाइम पे अपने ऑयल सीड का। 60% पे आया। 37% मार्केट पाम ऑयल ने हमारी कब्जा की। और वो केवल एक कॉन्स्पिरेसी थी
कि पाम ऑयल को, जो लोग पाम ऑयल में डील कर रहे थे, जिनके पास पाम ऑयल के सौदे थे, उनको पाम ऑयल की मार्केट एस्टेब्लिश करनी थी। इस देश में सरसों को मारा गया 97 में। जितना भी हमारा 70% सरसों राजस्थान अकेला देता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें जाए, ऑयल के जितने कारखाने थे, भरतपुर, अलवर, ये सब बंद हो गए, सब बिक गए। मतलब हमने अपने प्रोडक्शन को खत्म किया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जो आज बार बार ये हम कह रहे हैं ना कि हम अपनी रिक्वायरमेंट का उगाते नहीं है। आप 97, 98, 99 को स्टडी कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं उगाते। वो ड्रॉपसी कहां गई? किसी ने ये नहीं कहा सरसों जो है उसके पौधे की हाइट और कटेली के पौधे की हाइट में अंतर है, दोनों को एक साथ काटा नहीं जाता, दोनों के पकने में अंतर है। सरसों फरवरी में कटती है, कटेली जो है मई जून में आती है। और पूरे खेत में कटेली काट दे तो कोई 1 किलो बीज नहीं उसका निकाल सकता। लेकिन बना कंज्यूमर को पता ही नहीं कटेली क्या होती है, सरसों क्या होती है, पकता कब है, बीज क्या है। उसने मान लिया कि किसान बेईमान है और किसान कटेली उगा रहा। किसी ने हमको डिफेंड नहीं किया कि नहीं भी ये गलत है। आज तक देश में किसी ने सवाल नहीं किया कि वो एक कॉन्स्पिरेसी थी सरसों के उत्पादों को मारने की और पाम ऑयल को इस देश में जमा नहीं की। पामोल आया, मैं इस मौजूदा सरकार को धन्यवाद दूंगा, ये डॉक्टर साहब बैठे, ये उठाया इन लोगों ने। एक पे ड्यूटी 60% थी, एक पे 20% थी। जो साबुन बनाने के लिए पाम आता था 20% ड्यूटी थी। हिंदुस्तान के तमाम शहर के होटलों में वो 20% की ड्यूटी वाला तेल हमको खिलाया गया, उसके पकौड़े तले गए इस देश। इस सरकार में आके वो ड्यूटी बराबर की है तो थोड़ी सी जान बची है। इंपोर्ट ड्यूटी ये खेल होता, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कर लिया, हमारे लोगों ने कराया ना, हमारे सिस्टम में कराया। हम गहराई में जाते ही नहीं है, सोचते नहीं किसी बात को, कभी भी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जो आदमी उसको सीधा जुड़ा हुआ, उस प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, उसका भोग उससे पूछा ही नहीं जाता। हिंदुस्तान का किसान सक्षम है। जिस दिन चाहे सरप्लस होगा सरसों, जिस दिन सरकार उसको केयर करेगी प्रॉपरली, उसी दिन 6 महीने में दे देते हैं। कृष्णवीर जी बैठे हैं, 2007-8 में गए, उनके लिए 1600 रुपए में ऑस्ट्रेलिया खड़े थे, हमको 640 रुपए दे रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से 1600 रुपए मिले रहे थे। हमने प्रधानमंत्री से कहा हमको छोड़ो 1600 रुपए, तुम 2000 रुपए 2000 रुपए दो ना, वो 1000 रुपए दो। 1000 रुपए किया, तीसरे दिन 1000 रुपए हुआ। अक्टूबर 13 को ये ऑर्डर हुआ था। अप्रैल में जब हम फसल के साथ आए तो सरकार खरीद से भाग गई थी, अपना बोरी बिस्तर उठा के, इतना प्रोडक्शन ले आए थे 6 महीने में। यह अभी दाल के साथ हुआ। प्रधानमंत्री वहां मोजाम्बिक जाके दाल की बात कर रहे थे, हमने दी उगा के 50% पे खरीदी गई सरकार के माध्यम से। असली चीज को तो कोई एड्रेस नहीं कर रहा। टेक्नोलॉजी करेगी, क्या कर देगी टेक्नोलॉजी? ये हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटी है, डॉक्टर साहब बता रहे थे, प्रूवन है कि हमारे पास वो वैरायटी है जो ये बीटी मस्टर्ड की बात की जा रही है उससे ज्यादा पैदा करती है, सर्टिफाइड है। हम अपनी बात को मानने को तैयार नहीं, हमको अपने को भरोसा नहीं। हमको तो टेक्नोलॉजी विदेशी चाहिए। अरबिल जी, बीटी अलाउ की अमेरिका ने, पहले तो रिफ्यूजल है, वहां के लैंड साइज इस किस्म के हैं कि रिफ्यूजल छोड़ सकते हैं। क्या हिंदुस्तान का किसान बीटी के लिए रिफ्यूजल छोड़ने में किस स्थिति में है? रिफ्यूजल है, वहां पे रिफ्यूजल छोड़ा जाता। और दूसरी वहां पे ये है, जहां तेज हवाएं चलती है उस क्षेत्र में आप बीटी क्रॉप नहीं लगाएंगे। ये हिंदुस्तान की जो ज्योग्राफी है, जहां
आज भी 60% के आसपास किसान खेती में है, और इतने छोटे लैंड साइज के साथ ये दोनों चीजें संभव है क्या? अगर ये अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो ये दो कंडीशन क्यों इम्पोज कर रखी है अमेरिका ने? बार बार हम अमेरिका का उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, आप अमेरिका की हर चीज में से महक आती है, वो अलग बात है, लेकिन वो अमेरिका कह रहा है कि रिफ्यूजल और हवाएं जहां तेज चलती हूँ वहां ये एडवाइजेबल नहीं है। और लेबलिंग आप कह रहे हैं, मतलब वो लेबलिंग क्या लेबलिंग हो पाएगी? और हिंदुस्तान का कंज्यूमर लेबलिंग में कहा, हिंदुस्तान में तो क्रय शक्ति इतनी कम है, वो तो बेचारा रेट देखता है, जहर खिला दो, वरना ही है, भूख से तो नहीं मरेंगे। लेबलिंग किसके लिए लेबलिंग की बात करते हैं? परचेजिंग पावर है नहीं, अवेलेबिलिटी क्या काउंट करती है? जिस देश में परचेजिंग पावर नहीं होगा वो क्वालिटी थोड़ी देखता। दुनिया का बाजार क्वालिटी की तरफ बढ़ रहा, जो विकसित देश है उसमें जो अभी आपने कहा कि जो सारा एक्सपोर्ट जो टिका है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है वो नॉन जीएम का, जीएम का नहीं है। हमने पूरी एक्सपोर्ट वाले का जरूरी है, मैं एक मिनट यही तो एक पॉइंट सुनील जी ने भी ये $50 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा 21-22 में रिकॉर्ड हुआ। क्या है एक्सपोर्ट में? राइस 20 मिलियन टन, 7 मिलियन टन गेहूं और हमारा 11 मिलियन टन शुगर। ठीक है, कहाँ जाता है? अफ्रीका, एशिया, इंडिया से। एक तो ना तो हम ये इनमें से कोई सा आइटम आप यूरोप में भी सब आर्गुमेंट करेंगे, खत्म हो जाएगा। जहाँ से बंदा आया है वो कोई यूरोप में नहीं जाता, वो किसी को यूएई वाले सीएम खरीदेंगे। तो अभी देखिए मैं क्या बोलूं, आप मुझे बताइए यूएई वाले सीएम खरीद लेंगे? मैंने चलो केवल यूरोप का उदाहरण दिया, लेकिन अगर यूएई खरीद लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जीएम आपके यहाँ ऑलरेडी है सिस्टम में, और अभी आपका सारा बासमती और ये सब तो जा रहा है यूएई और पूरा गल्फ कंट्रीज को, ईरान को सब। हमारा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जीएम भेज दो क्या करो, मैं ये कह रहा हूं हमारा जो बल्क एक्सपोर्ट है $50 बिलियन है, वो ये 4-5 कमोडिटी है, और ये यूरोप में नहीं जा रही है। यूरोप में थोड़ा शुगर हमारा जाता है। एक बार एक मीटिंग में मैं गया, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सेफ रखा हुआ है, हमने बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनाई हैं, आप किसी दूसरी क्रॉप को इफेक्ट नहीं करेगा। वैसा आप टेक्नोलॉजी जानते हैं कि पॉलन कैसे फैलता है, कितने किलोमीटर तक उसकी पहुंच होती है। आप ऊंची दीवारें बनाकर कह रहे हो, यहाँ पर कह रहे हो कि कोई फार्मर यूज नहीं करेगा ग्लाइफोसेट, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? मतलब ये कोई तरीका है बात करने का उन लोगों का? मतलब जो पॉलिसी मेकर्स, जो तथाकथित साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऊंची दीवार बना दी, तुमको नहीं मालूम कि पॉलन कितने दूर जाता है? और दूसरी बात ये कि नॉन जीएम टैग जो है वो देख करके यूएई वाले भी खरीदते हैं, दूसरे लोग भी खरीदते हैं, तो नॉन जीएम टैग इज इंपॉर्टेंट और नॉट? दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन। नहीं, दो सवाल है। एक तो नेटिव सीड मैंने कहा, मतलब क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि हम टोटल बीज अपने 4 लाख जर्मप्लाज्म है उनको हम सौंप दें और हम फिर उन कंपनियों के पास से अपने बीज खरीदें फॉरएवर? जीएम टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा तो यही है। मैंने वो सबसे पहले कहा कि हम 3300 वैरायटी कॉटन की खो चुके हैं, उसका क्या जवाब दे रहे हैं? केवल उस बात की नहीं एक्सपर्ट, मुझे हमें भी पता, जो हम जैसे भूखे देश हैं वो ले रहे हैं हमें, वो जीएम नॉन जीएम कुछ खिला दो जिनकी जेब में परचेजिंग पावर नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट यही है सारा, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, वहां जो जा रहा डेवलप्ड कंट्री में, वहां तो ढोल बजा के ले रहे हैं ना, वहां तो आपके ठीक को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारा सेंध का 73,000 करोड़ रुपए का है एक्सपोर्ट, जीएम टेक का एक्सपोर्ट है वो सारा। 1,15,000 का आप इंपोर्ट कर रहे हैं तेल का, 73,000 को निपटा लेंगे आप, कमाओगे कितना? वैरायटी खोदोगे अपनी सारी, रिस्क ले रहे हो आप। कॉटन का बता रहा हूं, और मेरे साथ चलो कॉटन फील्ड में, मैं हरियाणा, पंजाब और इनका आंध्र का दौरा करा देता हूं। फेल हुआ इस साल टोटल, बहुत बुरी हालत हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि लोग बीटी बो रहे हैं, है ही नहीं लोकल वैरायटी, कोई
कोई बताता नहीं है पेस्ट का संबंध जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे होता। हर वैरायटी इफेक्टिव है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती है तो फसल है, नहीं करती है तो नहीं है, कुछ भी डाल लो कुछ भी बोलो। पेस्ट का तो ये एक चक्र है, वो तो हर 2 साल में तो वो अपने आप को मजबूत कर लेता क्लाइमेट के और कंडीशंस के अनुसार। कितना जहर खिलाओगे ना भाई। हमने उस टाइम भी कहा था टेक्नोलॉजी में, बीटी टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं था, उसकी पैनक्रियाज काम छोड़ देती है, उसको भूख नहीं लगती है, वो 3 दिन में मर जाता है। हमने स्वामीनाथन से कहा था आदमी कितने दिन में मरेगा बता दो आप, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में। हम नहीं रहेंगे, सृष्टि तो रहेगी, हमारे बच्चे तो खाएंगे उसे। पेस्ट को वो 3 दिन में मार देता है। वो मोनसेंटो का अपना लिटरेचर बताता है कि पेस्ट उसमें 3 दिन में मरता। जो जहर उसमें डाला उसकी पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती है, भूख की वजह से 3 दिन में मरता। ये है बीटी टेक्नोलॉजी। सिस्टम तो हमारा उसका ठीक सेम ही है ना, हमारा शरीर बड़ा है तो हम कितने दिन में फेंको। कोई चीज जमीन में डाल दिया आपने, उसको निकाल नहीं सकते आप, वो डिपॉजिट होगी। आज हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि क्वांटिटी इतनी कम है कि वो इफेक्ट नहीं करेगी, तो 20 साल में 50 में वो डाल रहे हैं लगातार, वो जमीन में जमा हो रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है। हमारा कंटेमिनेशन हमारे पानी में हो रहा है, ये प्लेनेट रहने के लायक नहीं होगा ना। यहाँ खाने का मतलब हम उसे साफ कर ही नहीं सकते अपनी सॉइल को, और अपने कैसे अपने पानी को साफ कर देंगे। उस पे बात ही नहीं हो रही है, बहुत आसानी से कह रहे हैं कि दुनिया खा रही है। अरे खा रहे होंगे, हमको नहीं खिलाना अपने लोगों को जहर, हमको बचाना है। विश्व गुरु की बात करते हैं, फिर हम कह रहे हैं अमेरिका खा रहा। दोनों बात करनी छोड़ दो, अमेरिका विश्व गुरु है, फिर हम कहे कि विश्व गुरु है। लिटरेचर है, यूरोपियन एक ऑथर की किताब है 1940 के आसपास लिखी, उसने कहा हिंदुस्तान से बेस्ट कृषि कहीं की नहीं, हिंदुस्तान से बढ़िया किसान कहीं का नहीं। वो हमें वो उपाधि दे के गए यहाँ से 80 साल पहले। हम कह रहे हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी अमेरिका कर रहा है, इसलिए कर लेनी चाहिए। हमको विचार करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए। ये रिस्की है, हम कह रहे हैं 1% भी रिस्क क्यों ले हम अपने साथ। सरसों हमारे यहाँ बार बार सब नहीं कहा इस बात को कि सरसों का संबंध मधुमक्खी से है, बहुत है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है मधुमक्खी उसपे, और मधुमक्खी तमाम फसलों के लिए आवश्यक है। जिस क्षेत्र में मधुमक्खी कम है उसमें उत्पादन कम है, जिसमें मधुमक्खी ठीक है उसमें उत्पादन अच्छा है। और मार देंगे तो खेती खत्म है। तो किसी एंगल से तो हमको सोचना पड़ेगा ना, पूरा एक चीज नहीं सोचनी है कि कोई खा रहा है इसलिए हमको खाना चाहिए। और लेबलिंग संभव है क्या हिंदुस्तान में? अपने देश को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी बातें जानते हैं। तो वो चीजें जो प्रैक्टिकल हैं, जिन चीजों से बचा जा सकता, वहां हमने उसकी बीटी राइस का ट्रायल फील्ड जलाया था करनाल में। अश्विनी जी हम पे मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो बता दो ये कंपनी का ट्रायल क्या परमिशन लेके है? कोई भी कंपनी ट्रायल करती है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन नहीं दी। मोनसेंटो का आज तक मुकदमा नहीं है, इलीगल ट्रायल कर रहे थे क्योंकि बड़ी कंपनी है, मैनेज करके ट्रायल करते हैं। हम पे है वो केस पेंडिंग है, अभी किसी दिन भी पुलिस उठा लेती है फाइल को, जिस दिन उठा लेगी जेल में भी जाना पड़ेगा। और उसकी वजह से कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुई थी मिडिल ईस्ट में बीटी राइस की, वापस आया था जहाज, याद है चोर साहब? कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं हुआ कभी बीटी का इस देश में, ट्रायल हुआ था, ट्रायल पे कंसाइनमेंट वापस आई थी मिडिल ईस्ट से। हमने वहां भी एक्शन लिया था, उसमें कोयम्बटूर में था ट्रायल और यहाँ करनाल में था। तो ये कह देना, अभी कोई एक दिन आप भी थे उसमें, कोई सवाल कर रहा था कि अभी तो इसका कमर्शियल इस्तेमाल के लिए परमिशन नहीं है, ट्रायल है। ट्रायल में हुआ था, बीटी के ट्रायल में हुआ था कंटेमिनेशन।
हम अपनी पूरी उसको रिस्क में डालते हैं हम अपना, तो क्यों इस तरह का। तो मेरा तो ये कहना, बहुत देर होगी मुझे, इस पे गंभीरता से सोचें, और ये सबका इशू है, सबका कंसर्न है हमारा इसके साथ, और अगर हम इस पे